जय हिंद दोस्तों। हाल ही में सपा नेता रामजीलाल सुमन ने मेवाड़ के राजा रहे महाराणा संग्राम सिंह उर्फ राणा सांगा के ऊपर एक दिए गए बयान से जोरदार हंगामा हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि बाबर को भारत में आने का इनविटेशन राणा सांगा ने दिया था, जिससे बहुत हंगामा हुआ। तो दोस्तों आइए समझते हैं कि क्या राणा सांगा के कहने पर बाबर भारत में आया था। दोस्तों, बाबर का जन्म फरगाना वैली आज के उज्बेकिस्तान में हुआ था। मात्र 12 साल की उम्र में अपने पिता उमर शेख मिर्जा के डेथ के बाद वह फरगाना वैली का शासक बना, लेकिन उसी समय पर वहां के उज्बेक मोहम्मद साहिबानी ने उसके पैतृक भूमि पर हमला करके उसे फरगाना व समरकंद से बाहर कर दिया, जिससे उसकी सत्ता पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। उज्बेक कबीले जो मंगोल रूप के थे, वे सेंट्रल एशिया में बहुत तेजी से शक्तिशाली हो रहे थे। साहिबानी खान ने बाबर को कई बार हराया, बट बाबर समरकंद व फरगाना पाने के लिए बार बार कोशिश की, लेकिन वह फेल रहा। सेंट्रल एशिया में बार बार युद्ध के कारण बाबर के पास संसाधनों की कमी होगी, जिससे फरगाना जैसे छोटे से क्षेत्र में धन और सेना को एकजुट कर पाना बहुत मुश्किल हो गया था। हार के बाद वह अपनी सेना के साथ छोटे छोटे क्षेत्रों पर कब्जा कर सरवाइव कर रहा था। बाबर के रिश्तेदार व सहयोगी भी बार बार साथ छोड़े। उसके चाचा व तैमूर सरदारों ने भी उसकी कोई सहायता नहीं की, जिससे उसकी स्थिति और कमजोर हो गई। अपनी ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा में वह इन विश्वासघात का जिक्र करता है। इसी टाइम सेंट्रल एशिया में बार बार हार के कारण उसकी नजर भारत पर पड़ता है। उसे पता था भारत एक समृद्ध देश है, जहां रिसोर्सेस एवं अपॉर्चुनिटीज भरपूर मात्रा में है। साथ ही दिल्ली सल्तनत भी उस समय कमजोर पड़ गया था, जिसका शासक इब्राहिम लोदी था, और साथ ही पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोधी जैसे सरदारों ने भी उसे भारत आने के लिए इनवाइट किया, ताकि वे इब्राहिम लोदी को हरा सके। यह बाबर के लिए सुनहरा मौका था। इतिहासकारों का मानना है दौलत खान लोधी और इब्राहिम लोदी के भाई उसके शासन से असंतुष्ट थे। उन्होंने ही सन 1520 में बाबर को भारत में आने के लिए इनवाइट किया था, ताकि इब्राहिम लोदी को दिल्ली सल्तनत से हटाने में मदद करे। बाबर के लिए यह सुनहरा मौका था, क्योंकि इसी से उसे भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने का मौका मिला। हालांकि कुछ सोर्सेस में इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान लोदी का भी उल्लेख है, जो बाबर को इनवाइट करने में शामिल था, क्योंकि आलम खान जो जलांधर दोआब के गवर्नर थे, उसे इब्राहिम लोदी ने उसे उसकी पद से हटा दिया था, जिससे वह काबुल गया और बाबर को भारत में आने के लिए इनवाइट किया। ब्रिटानिका के रिपोर्ट के अनुसार यह एक संयुक्त अनुरोध था, जिसमें दौलत खान लोदी और इब्राहिम लोदी शामिल थे। तब जाकर बाबर ने 1519 में बाजार और भेरा जैसे क्षेत्रों पर कब्जा किया, जो उस समय दिल्ली और आगरा सल्तनत के कंट्रोल में था। यह उस समय बाबर का भारत में पहला और महत्वपूर्ण आक्रमण था, जिसमें उसने उस क्षेत्र को कंट्रोल में लिया, जिससे इब्राहिम खान लोदी को यह एक चुनौती लगा। फिर 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का पहला युद्ध शुरू हुआ। बाबर ने इस युद्ध में इब्राहिम लोदी को पूरी तरह से हराया। इस युद्ध में बाबर के पास 12,000 सैनिक थे, जबकि इब्राहिम लोदी के पास 50,000 से 1 लाख सैनिक होने के अनुमान थे, जिसमें लगभग 100 हाथी भी थे। बाबर के पास सेना कम होने के बावजूद अपनी सेना को बेहतर ढंग से एकजुट किया और तुलगमा नीति का इस्तेमाल किया, जिसमें अपनी सेना को 2 हिस्सों में बांट दिया और इब्राहिम लोदी की सेना को घेर लिया। बाबर ने इस युद्ध में सेंट्रल एशिया से लाई गई तोपों का इस्तेमाल किया, जो उस समय भारतीय राजाओं के पास नहीं था। उसकी तोपों ने इब्राहिम लोदी की सेना में अव्यवस्था फैलाई। इसके साथ उसने गाड़ियों को जोड़कर एक सुरक्षात्मक ढांचा बनाया, जिससे उसकी युद्ध में स्थिति मजबूत हुई। तोपों की आवाज सुनकर इब्राहिम लोदी की सेना में हाथी इधर उधर भागने लगे, जिससे सेना में भी भगदड़ मच गया। इसके साथ इब्राहिम लोदी की कमजोरियां भी थी, जैसे उसकी सेना में एकता की कमी
और उसके पक्ष के सरदार भी उससे नाराज थे और युद्ध में उसका नेतृत्व भी कमजोर साबित हुआ। उसका ट्रेडिशनल वार स्ट्रेटजी बाबर के मॉडर्न वेपन्स के सामने लड़ नहीं पाई। दूसरी तरफ बाबर ने अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए मोटिवेशनल स्पीच दिया और वह खुद बैटलफील्ड में सक्रिय रहा, लेकिन इब्राहिम लोदी की तरफ भय और हताश की स्थिति बनी रही। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी वीरता पूर्वक लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। यह युद्ध भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसने मुगल साम्राज्य की नींव रखी। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम सुल्तान था। अपनी सेना के साथ वह बाबर के सामने, उसकी वार स्ट्रेटजी एंड मॉडर्न वेपन्स के सामने वह हार गया। इब्राहिम लोदी के हारने के बाद बाबर ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। उसकी सत्ता को चुनौती देने के लिए भारत में और भी शक्तियां थी। उनमें से एक मेवाड़ के राजा राणा सांगा भी थे। उन्होंने शक्तिशाली राजपूत संगठन का नेतृत्व किया जिसमें मेवाड़, मारवाड़, अंबर, ग्वालियर, अजमेर और चंदेरी के शासक शामिल थे। राणा सांगा ने बाबर के खिलाफ खानवा की लड़ाई में नेतृत्व किया जो 16 मार्च 1527 को लड़ी गई थी। इस युद्ध में राणा सांगा की हार हुई क्योंकि बाबर के पास मॉडर्न वेपन्स थे जबकि राणा सांगा के पास ट्रेडिशनल वेपन्स थे। खानवा की लड़ाई में भी बाबर ने तुलगमा नीति और तोपखानों का ज्यादा इस्तेमाल किया जिससे राणा सांगा की सेना को ज्यादा नुकसान हुआ। इसके साथ ही राणा सांगा ने कई राजपूत सेना को एकजुट किया था, बट युद्ध के समय सहयोगी सेना बाबर के पक्ष में चली गई। इससे राजपूत वॉरियर्स कमजोर पड़ गए। इतिहासकारों का यह भी मानना है कि राणा सांगा ने बाबर को बस एक लुटेरा समझा और उसकी क्षमता को कम आंका। आपको बता दें कि राणा सांगा ने अपने जीवन में लगभग 100 के आसपास युद्ध लड़े जिसमें उनका एक हाथ भी कट गया था और एक आंख भी खराब हो गई थी। इसके बाद भी खानवा की लड़ाई में राणा सांगा ने अपने शौर्य का परचम लहराया, लेकिन खानवा की लड़ाई में राणा सांगा बहुत घायल हो चुके थे जिसके कारण वे युद्ध में बेहोश हो गए। बेहोश होने के कारण वह युद्ध में नेतृत्व नहीं कर पाए जिससे उनकी सेना अव्यवस्थित हो गई। इसके बाद उन्हें बसवा आज के राजस्थान ले जाया गया, लेकिन खानवा की लड़ाई में गंभीर रूप से घायल हो जाने के कारण 17 मार्च 1528 को उनकी मृत्यु हो गई। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उनकी मृत्यु सरदारों के द्वारा विष देकर हुई थी क्योंकि राणा सांगा के इस हार से वे खुश नहीं थे। इसके बाद 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। इसके बाद इसके बेटे हुमायूं ने मुगल अंपायर को आगे बढ़ाया। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।